नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम 28 जुलाई 2026 के डेट में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हो, पहला आर्टिकल है वह एंटी पेपर लीक के एक फ्रेमवर्क से संबंधित है जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। साथियों, यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके माध्यम से लोकसभा के अंतर्गत ये बेसिकली बिल लेकर आया गया है पार्लियामेंट के अंदर, हमारा जो अभी मानसून सेशन चल रहा है उसके अंतर्गत। साथियों, पहले भी यानी 2024 में इस प्रकार का बिल लेकर आया गया था जिसका नाम था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। इसके अंतर्गत बेसिकली बात की गई थी कि जितने भी हमारे पब्लिक एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आप यहाँ पर देख सकते हो यूपीएससी हो, एसएससी हो, एनटीए हो, या फिर रेलवे के जो एग्जामिनेशन है, या फिर बैंकिंग से संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन है, या दूसरे शब्दों में कहें सेंट्रल लेवल पे जितने भी हमारे चीज़ें हैं उनके अंदर रिक्रूटमेंट के लिए जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर एक हमें एक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर उसके अंदर अगर कोई लीकेज होती है, कोई मिसकंडक्ट होता है तो उसके रिगार्डिंग ये एक्ट था। अब बेसिकली हमने 2024 के बाद देखा 2026 में भी पेपर लीक हो गए बड़े पैमाने पर, और नीट इसमें बेसिकली यहाँ पर प्राइमरी रूप में यहाँ पर देखा गया कि इसका जो हाई प्रोफाइल पेपर्स होते हैं उसके लीक होने के इंसिडेंट बड़े पैमाने पर बढ़ते हुए नजर आए, स्पेसिफिकली नीट यूजी के एग्ज़ाम जिसके थ्रू जो डॉक्टर्स हैं उन सभी का बेसिकली डॉक्टर्स जो बेसिकली मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें एडमिशन होता है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम था उसके अंदर जो एग्जामिनेशन है उसका फेयरनेस, इसी के साथ साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर, और यहाँ पर इन सभी के अंदर एक लीकेज देखने को मिला, एक प्रकार से यहाँ पर कमी देखने को मिली। और इसी चीज को ठीक करने के लिए यहाँ पर हमें गवर्नमेंट के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। इसके अंतर्गत यहाँ पर बेसिक फोकस किया गया है कि जितने भी एक प्रकार से पहले के टाइम पर जो 2024 के अंदर एक्ट लेकर आया गया था उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, उसके अंदर जो पनिशमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि जो पेपर लीक है उसको रोका जा सके। पहले के टाइम पर क्या होता था कि 3 से लेकर 5 साल तक की सज़ा होती थी जो भी पेपर लीक करते थे, लेकिन अब इस सज़ा को बढ़ा करके यहाँ पर 5 से लेकर 10 साल कर दिया गया है। अब पहले जो फाइन 10 लाख हुआ करता था, अब ये जो फाइन है वो 50 लाख तक कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो बेसिकली चेंज हुआ है ये बेसिकली इंडिविजुअल बेस पर यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है, जो अगर इंस्टीट्यूशनल या फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें नज़र आता है कि उसके द्वारा पेपर लीक किया गया है तो उसके लिए एक अलग सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आज अब के टाइम में अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई पेपर लीक करवाती है तो उसके अंदर जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक की रखी गई है। ठीक है, इस मिनिमम 7 साल रखी गई है और इससे भी ज़्यादा की जा सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो फाइन है वो ज़्यादा है, यानी 10 करोड़ तक का यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। और साथियों, इस बिल के अंदर ये भी बात की गई है कि अगर पेपर लीक की घटना होती है तो उसमें क्या किया जाएगा, एक फास्ट ट्रैक कोड बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो उसका इन्वेस्टिगेशन है वो 2 महीने के भीतर भीतर कंप्लीट कर दी जाएगी, यानी यहाँ पर जो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो भी लेकर आया गया है। इसी के साथ फास्ट ट्रैक कोड को बनाया गया और यहाँ पर बोला गया कि बेसिकली जिस समय अगर बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, पेपर लीक हुआ है, चार्जशीट फाइल हुई है, उसके 3 महीने के भीतर भीतर ये जो पूरा केस है उसकी जो सुनवाई है वो पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस प्रकार का मैकेनिज्म यहाँ पर लेकर आया गया है। इसी के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स का भी यहाँ
टास्क फोर्स का भी यहाँ पर गठन किया जा सकता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके माध्यम से। तो इस प्रकार के कुछ चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं, जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से लेकर आई है। साथियों, अब बात करते हैं कि इसके अंदर बेसिकली चीज़ें और क्या क्या हुई हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या है, 15 ऐसी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसके अंतर्गत स्पेसिफिक बात की गई है कि ये पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन पेपर लीक से संबंधित हो, या फिर जो OMR है, यानी जो आंसर शीट होती है स्टूडेंट्स की, उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो, या फिर जो कंप्यूटर बेस्ड एक प्रकार से मैनिपुलेशन है एग्जामिनेशन के अंदर, या फेक एग्जामिनेशन वेबसाइट बनाना, या फेक एडमिट कार्ड रिलीज करना, या फिर एक प्रकार से और भी अन्य प्रकार के जो एग्जामिनेशन से संबंधित माल प्रैक्टिसेस हैं, उन सभी को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि बेसिक इसका सिस्टम क्या था। अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। गवर्नमेंट ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ पर लेकर आई है, एक्ट या बिल लेकर आई है, उसका उद्देश्य क्या है भाई? पेपर लीक को रोकना। दूसरा क्या है, जो हमारे देश के अंदर एग्जामिनेशन है उनकी इंटीग्रिटी को बचाए रखना, जो ट्रांसपेरेंसी है एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर उनको बढ़ाना। इसी के साथ साथ मेरिट बेस्ड जो रिक्रूटमेंट है, जो हमारे एग्जामिनेशन के थ्रू होते हैं, उनको बढ़ावा देना। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पब्लिक का हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के प्रति डिस्ट्रस्ट हो चुका है, लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है, उस भरोसे को बेसिकली क्या है, दोबारा प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस अमेंडमेंट का। ये एक प्रकार के जो मेरिटोक्रेसी है, यानी जो एक प्रकार से जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जो ज़्यादा काबिल होगा, उसको बेसिकली सीट मिले, इसको बढ़ावा मिलेगा। जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगा, जो डिटरेंस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, कि मन में डर बैठा रहेगा कि अगर कोई एग्जामिनेशन का पेपर लीक करेगा तो उसको कठोर से कठोर सजा हो सकती है। ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार से डिटरेंस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। और टाइम बाउंड जस्टिस हो पाएगा, और जो गवर्नेंस है वो और ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब हमारे सामने और भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित हो, चाहे वो स्टेट एजेंसी और सेंट्रल एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन से संबंधित हो, और यहाँ पर डिजिटल एग्जामिनेशन को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, और भी अदर चीज़ें। ठीक है। लेकिन हम बेसिकली क्या है, साइबर सिक्योरिटी का जो AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके इस चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इनक्रिप्शन और जो डिजिटल सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि इस चीज़ को यहाँ पर हम रोक सकें। ठीक है। और जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का मैनेजमेंट सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो अपना एग्ज़ाम का फेयरनेस है वो और ज़्यादा बढ़ा सके। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम था वो हमें नज़र आता है। ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि अभी यहाँ पर ऊपर जो है वो आंसर शो हो ही गया था, फिर भी आप यहाँ पर क्या है, एक बार इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। साथियों, नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। आपने यहाँ पर हाल फिलहाल में देखा कि जो बहुत सारे आप यानी आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो एक प्रकार से उनके पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने मास लेवल पर क्या किया, अपना जो त्यागपत्र देकर एक स्पेसिफिक जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसमें जाकर उन्होंने मर्जर कर लिया। अब बेसिकली यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बेसिकली क्या है, जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उससे रिस्पॉन्स मांगा है कि भाई ये जो मर्जर आप बोल रहे हो, इस मर्जर का बेसिकली मतलब क्या हुआ। हमने बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 10th शेड्यूल के अंदर हमने एक चीज मेंशन किया था, जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इस चीज को हम लेकर ही इस वजह से आए थे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता दूसरी पार्टी को क्या बोलते हैं, सपोर्ट ना कर दे, या दूसरी पार्टी में ना चला जाए बेसिकली इलेक्शन जीतने के बाद।
तो इस चीज से यानी दल बदल से बचने के लिए हम इस सिस्टम को लेकर आए थे और उसमें हमने ये बोला था कि भाई अगर आप एक दो आदमी जाते हो तो बेसिकली वो माना जाएगा कि आपने एंटी डिफेक्शन किया है, यानी एक प्रकार से लॉ का वॉयलेशन किया है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 10th शेड्यूल के अंतर्गत जो एंटी डिफेक्शन का पूरा प्रोसेस है उसमें हमने मेंशन कर रखा है कि अगर कोई व्यक्ति 2/3 व्यक्ति अगर क्या बोलते हैं किसी पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चले जाएं तो बेसिकली क्या होगा, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो कपिल सिब्बल है उन्होंने बेसिकली क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील दी थी और इसी अपील में बेसिकली उन्होंने ये बोला कि पहले क्या होता था, एक दो नेता जो हैं वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते थे यानी दूसरी पार्टी में चले जाया करते थे। लेकिन ये जो हमारा पहले ये जो पूरा डेफिनेशन है मर्जर का, यानी पूरा प्रोसेस है मर्जर का कि 2/3 लोग अगर किसी और पार्टी में जाएंगे तो उसको मर्जर बोला जाएगा, उसको एंटी डिफेक्शन लॉ की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो इससे कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये हो रहा है कि अब एक दो नेता नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो पार्टी के 2/3 लोग हैं वो बेसिकली पूरी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। तो जो हमने चीज़ों को हमारे सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए लेकर आए थे वही क्या है हमारे लिए एक नकारात्मक चीज होती हुई नजर आ रही है। ये बेसिकली जो कपिल सिब्बल है उनका मानना है। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी यहाँ पर क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे रिस्पॉन्स मांगा है इस पूरे के पूरे पटिशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि करंट इंटरप्रिटेशन जो है वो मर्जर का जो कि हमारे 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन है, बेसिकली वो बात करता है, अलाउ करता है लेजिस्लेटर को कि बेसिकली कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में उनको क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। और वो मैंने स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपको बता दिया कि अगर कोई 2/3 से ज़्यादा नेता पूरा पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर इनका बेसिकली ये कहना है कि ये बेसिकली क्या है जो वोटर्स होते हैं, बेसिकली मान लीजिए यहाँ पर ए पार्टी है, आम आदमी मान लेते हैं क्योंकि अभी उसी का केस चल रहा है। ठीक है, तो आम आदमी का पार्टी के लगभग 2/3 लोग यहाँ पर बी पार्टी में चले गए। अब जब बी पार्टी में चले गए तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि ये एक प्रकार से जो मैंडेट ऑफ वोटर्स हैं, यानी जो ए पार्टी को एक टाइम पर जनता के माध्यम से चुना गया था स्पेसिफिक मुद्दों के लिए, क्योंकि ए पार्टी ने स्पेसिफिक मुद्दे उठाए थे उनके लिए। और यहाँ पर जब इलेक्शन कंप्लीट हो गया वो जीत गए तो अगर वह दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने इनडायरेक्ट वे में जो जनता है उसको धोखा दिया है। जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है उसको यहाँ पर धक्का यहाँ पर पहुंच रहा है। बेसिकली क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि जनता ने जो बी पार्टी के मुद्दे थे उसको स्वीकारा नहीं था। ठीक है, जो ए पार्टी थी उसके मुद्दों को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस पार्टी के सदस्यों को जिताया था। वहीं पर जब ये सदस्य दूसरी पार्टी में चले गया तो इससे ये हुआ कि जिस पार्टी के मुद्दों को बेसिकली जनता ने नकारा था, अब उसी पार्टी के मुद्दे बेसिकली जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके माध्यम से चलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरी बात की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंटी डिफेक्शन लॉ को जब 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था 1985 में, जो कि 10th शेड्यूल के अंदर बाद में उसको ऐड किया गया था। उसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि भाई जो पर्सनल गेन होते हैं उनको रोका जाए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए और इसी के साथ पार्टी के अंदर डिसिप्लिन है वो मेंटेन करके रखा जाए और जो इलेक्टोरल मैंडेट है, ठीक है, जिसको जनता ने चुना है उसके मुद्दों को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके। तो इस चीज को यहाँ पर लेकर आया गया था सबसे पहले। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंतर्गत ये बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था और 10th शेड्यूल के अंदर रखा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। फिर उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया था, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया था। बेसिकली यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते थे
पहले क्या हुआ करता था कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी में चला जाया करता था, तो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया रख दिया था कि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ ला दिया था कि कोई भी नेता दूसरे बेसिकली पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन ये वाला जो सेकंड 91st वाला आया था, उसके अंदर हमने ये बोला था कि देखो, कभी कभी ये हो सकता है कि एक पार्टी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो भी सकती है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम उसको, एक व्यक्ति है वो, उसको हम एक पार्टी से बांध करके ही रख दे पूरे 5 साल तक के लिए, जबकि वो अच्छा काम करना चाहता है और उसकी जो पार्टी है वो उसको रोक रही है। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो इस वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, या बेसिकली जो हमारा पार्लियामेंट है, उसने ये कहा कि अगर कोई 1/3 सपोर्ट लेकर, यानी 1/3 किसी ए पार्टी का अगर 1/3 पर्सन अगर ये चाहता है कि उसको बी पार्टी के अंदर जाना है, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में इस चीज को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया और ये बोला गया कि 2/3 यानी 2/3 अगर व्यक्ति दूसरी पार्टी में जाते हैं, तब उसको बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये जो कैटेगरी है ना, अब ये भी कैटेगरी कुछ काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये कैटेगरी भी बेसिकली काम इस वजह से नहीं कर रही है क्योंकि जो पार्टी के पूरे पूरे 2/3 सदस्य हैं, वही बेसिकली दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बात क्या की जा रही है। अब यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं, या किस आधार पर जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर सदस्य हैं, ठीक है, बेसिकली एमपी है, उनको यहाँ पर अपने पद से रेजिग्नेशन या इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, या उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। पहला है कि वो वॉलेंटरी यानी अपने खुद की मर्जी से अपना जो पार्टी की सदस्यता है वो त्याग दें, तो उनका जो एक प्रकार से जो मेंबरशिप है या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या फिर बेसिकली यहाँ पर हो सकता है कि पार्टी के विप के अकॉर्डिंग, मान लीजिए पार्टी ए ने कहा है कि हमें क्या करना है, शिक्षा के इस मुद्दे पर हमें सभी पार्टी को एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठानी है, वोट करना है। और जो कोई नेता है उसी पार्टी का, उसने क्या किया, पार्टी अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया, ठीक है, विप होने के बावजूद भी, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, पार्टी से निकाला जा सकता है। इसी के साथ साथ कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर वो बेसिकली 6 महीने के बाद क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, वो बेसिकली क्या है, 6 महीने बाद क्या करता है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बिहाफ पर क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये मर्जर को क्यों बोला जा रहा है, कि इसका जो डेफिनेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि जो हमारा 10th शेड्यूल है उसके अंदर जो पैराग्राफ 4 है वो ये बात करता है कि 2/3 अगर मेंबर किसी भी पार्टी के अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली किया जा सकता है, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ उसको नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये आज के समय में एक प्रकार से फुलफिल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, यानी अच्छे तरीके से काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और इसी वजह से लोग इसको क्या है, अब यहाँ पर खत्म करने की मांग कर रहे हैं कि और भी कड़े हमें क्या है इंतजाम करने पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे पहले से ही जजमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर कि हो तो होलन वर्सेज क्या बोलते हैं, जचीलू, ये बेसिकली क्या है 1992 का केस है, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि जो स्पीकर का डिसीजन है वो बेसिकली क्या है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो वहाँ पर स्पीकर है उसने कोई एक प्रकार से डिसीजन सुना दिया, और सुनाने के बाद पता चला कि स्पीकर ने उसी पार्टी का पक्ष लिया जो कि रूल कर रही है, क्योंकि जो ज़्यादातर स्पीकर होते हैं वो आमतौर पर रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमने जो ये स्पीकर का डिसीजन है इसको हमने क्या कर दिया, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रख दिया। इसी के साथ साथ राजेंद्र सिंह का
राणा का एक केस है 2007 का, जिसके अंदर जो मर्जर का स्कोप है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर नाबम राबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर 2016 का केस है, जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि इस जो स्पीकर है वो ऑर्डिनरीली क्या कर सकता है, रिफ्रेन कर सकता है, अपने आप को अलग कर सकता है। किससे अलग कर सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन से। मान लीजिए किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए डिसीजन पास करना है, तो जो स्पीकर है वो अपने आप को उससे अलग भी कर सकता है। व्हेन अ नोटिस फॉर हिज और हर रिमूवल इज पेंडिंग, यदि उसका खुद का जो रिमूवल का पूरा केस है वो कहीं पे पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल पहले से ही उसके ऊपर केस चल रहा है कि उसको बेसिकली क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, स्पीकर को ही रिमूव करने का पिटीशन पहले से डाला हुआ है, और स्पीकर ही क्या कर रहा है, अब दूसरे को बेसिकली डिस्क्वालीफाई करने का केस कर रहा है, बेसिकली सुनवाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने आप को अलग करे, ये बेसिकली क्या है, जो एक केस है उसके अंदर भी मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि पूरा जो प्रोसेस है इस प्रकार से हमें नजर आता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको लेकर आया क्यों गया था। सबसे पहले जो हमारा देश है उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, इस वजह से जो पार्टी का डिसिप्लिन है वो बना रहे, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, और एथिकल पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया के अंदर बना रहे, इस वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर आया गया था। हालांकि इसके बाद में बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी नजर आए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पर इन सभी चीजों को एक तरफ तो क्या है प्रमोट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ ला रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर जेन्युइनली यहाँ पर जो पार्टी है वो उस पर्टिकुलर जो मेंबर है उसको काम ना करने दे रही हो। तो इस तरह से बेसिकली क्या है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो कॉन्शियसनेस है उसका बेसिकली क्या है, वॉयलेशन होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो डिसीजन है डिस्क्वालिफिकेशन का वो और ज़्यादा डिले होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे लॉ बन चुके हैं जिसके अंतर्गत हम बहुत ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन को स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया 2/3 आपको पूरा पार्टी के सदस्यों की मान्यता चाहिए, यानी 2/3 अगर पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं तभी उसको क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, मास लेवल पे जो एंटी डिफेक्शन है वो यहाँ पर हमें नजर आएगा। अब 1-2 आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि समूह बनाकर 2/3 बहुमत लेकर क्या है पार्टी को छोड़ते हुए यहाँ पर जो नेता है वो नजर आएंगे। ठीक है, अब इसी से संबंधित यहाँ पर कुछ की रिफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसके अंतर्गत यहाँ पर क्या है कुछ बातें की गई हैं। जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी हो 1990 की, लॉ कमीशन 170 लॉ कमीशन के माध्यम से अपना 170वां रिपोर्ट जारी किया गया उसके अंतर्गत, और यहाँ पर NCRWC का जो एक प्रकार से रिपोर्ट है, एक प्रकार से नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली यहाँ पर रिफॉर्म को एक प्रकार से देखता है, यह रिफॉर्म की बात करता है ये पूरे सिस्टम के अंतर्गत। आप यहाँ पर देख सकते हो वे फॉरवर्ड के रूप में आप कह सकते हो कि हमें क्या है, अगर किसी सदस्य को अगर पार्टी छोड़कर जाना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फिक्स टाइम कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद आप क्या कर सकते हो, इतने टाइम से पहले आप बेसिकली पार्टी छोड़कर जा सकते हो अगर पार्टी में आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि अभी हम जितना भी पूरा सिस्टम चलाते हैं वो स्पीकर के बिहाफ पर चलाते हैं। स्पीकर डिसाइड करता है कि ये एंटी डिफेक्शन है या नहीं। हम इसकी बजाय क्या कर सकते हैं, एक ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका एक प्रकार से रोल को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर जो जुडिशियल ओवरसाइट है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेटर तरीके से इंडिया में हो पाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो दूसरा आर्टिकल है उसको भी डिटेल में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की, जो कि है सारनाथ इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। बेसिकली क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर जो हमारा बुद्धिस्ट
एक प्रकार से साइट था जिसका नाम है सारनाथ, उसको यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। इस वजह से ये हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में ये वाला आर्टिकल रहने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल। ठीक है, यहाँ पर मैप के साथ आप देख सकते हो कि मैप के अंदर जो यूपी है, यूपी के प्रयागराज के पास में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सारनाथ है आपको नजर आता है। तो इस जगह पर यूपी के प्रयागराज से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको यहाँ पर ये जो बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप और भी अदर साइट को देख सकते हो। सबसे प्रोमिनेंट साइट आपको देखने को मिलता है सांची। सांची के साथ साथ यहाँ पर एलोरा केव जो है वो बार बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको अजंता की गुफाएं आपसे बार बार पूछा जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बेसिकली लुम्बिनी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर कपिल वस्तु और यहाँ पर क्या बोलते हैं बामियान बुद्धिज्म देखने को मिलता है। कुछ ये प्रमुख साइट हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप बुद्धिज्म को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ये जो पूरी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसके अंतर्गत आपको डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 499 में। इसी के साथ साथ इस ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से मंथली और पूरे साल की मैगजीन रहने वाली है। ये अपनी है मंथली मैगजीन जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। इसी के साथ साथ ये इंडियन पॉलिटी है, ये बेसिकली यूपी पीसीएस स्टूडेंट के लिए पूरे साल भर का मैगजीन है और ये यूपीएससी स्टूडेंट के लिए पूरे साल भर की मैगजीन है। ये M2M प्रोग्राम के अंतर्गत यानी मार्च 2026 से लेकर मार्च 2027 तक का संपूर्ण करंट अफेयर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, जैसे इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। आप यहाँ पर जो QR कोड है उसको स्कैन करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं की बात हो रही है सारनाथ को, जो कि एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है। ठीक है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सारनाथ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही जो लॉर्ड बुद्धा है यानी महात्मा बुद्ध है, उन्होंने अपना जो पहला स्पीच है, अपना पहला भाषण है, पहला उपदेश है वो यहाँ पर दिया था जब उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया था यानी ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो डिसीजन लिया गया कि सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा जाएगा, ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसकी 48th सेशन के अंतर्गत इसको यहाँ पर क्या है डिसाइड किया गया है, जो कि बुशान के अंदर, जो कि साउथ कोरिया के अंदर पड़ता है, वहां पर ये डिसीजन लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, 48th सेशन बुशान साउथ कोरिया के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पर इस प्रकार से इंडिया का 45th वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें यहाँ पर इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा 45th यहाँ पर साइट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सारनाथ। ठीक है, इससे पहले हमारे पास 44 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो पहले से ही मौजूद थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमें 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया को ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करें तो हमारा जो पोजीशन है वो 6th लेवल पर आ चुका है। ठीक है, रैंक के बिहाफ पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्राप्त करने वाला देश कौन है 6th लेवल पर, तो इंडिया है। अगर हम एशिया के अंदर बात करें तो इंडिया का पोजीशन एशिया के अंदर 2nd पोजीशन पर आता है। ठीक है, किस संदर्भ में, टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को साइट के अंदर। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सारनाथ है पहले से ही इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था, यानी 1998 में इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है। नॉर्मल सी बात है, जब आप किसी साइट को
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल करते हो, तो जो यूनेस्को है वो क्या करती है कि हर साइट को पहले टेंटेटिव लिस्ट के अंदर डाल के रखती है। मान लीजिए कि आपने उसका प्रिजर्वेशन या उसका रेस्टोरेशन या उसका देख रेख अगर आप सही से नहीं करते हो और वो साइट उसमें कुछ कमियां नजर आई, तो उसका जो है टेंटेटिव लिस्ट से निकाल दिया जाता है। अब ऐसे में बेसिकली क्या है, अगर आप उसका सही से संरक्षण कर रहे हो और फिर उसके एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बेसिकली क्या किया जाता है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया जाता है टेंटेटिव लिस्ट से निकाल करके। तो यहाँ पर हुआ ही यही है कि 28 साल बाद, यहाँ पर 1998 के बाद आज 2026 में जो सारनाथ है उसको टेंटेटिव लिस्ट से निकाल करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मेन जो लिस्ट होती है उसके अंदर शामिल कर दिया गया है, और इस वजह से ये हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एडिशनल की हाइलाइट्स क्या हैं। तो यहाँ पर जो यूनेस्को की कैटेगरीज होती हैं उनके अंदर जो क्राइटेरिएशन पहला क्राइटेरिया थर्ड और क्राइटेरिया बेसिकली फोर्थ है, उसके अंदर यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। पहला क्या है, एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी की वजह से, ठीक है, लिविंग जो कल्चरल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन जो सारनाथ का है उसके बिहाफ पर इसको इसके अंदर शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ फोर्थ क्राइटेरिया के अंदर इसका यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड लेवल पे होने की वजह से इसको इस साइट के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो बेसिक न्यूज़ थी वो हमने डिटेल में बात कर ली। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये सारनाथ है क्या, बुद्धिज्म क्या है और इससे एसोसिएटेड कुछ की फैक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जान लेना जरूरी है कि ये जो बुद्धिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, चूंकि हमने देखा यहाँ पर ये महात्मा बुद्ध से संबंधित एक इम्पोर्टेंट साइट है, तो पहली बात आती है कि ये बुद्धिज्म आखिरकार है क्या। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा एक बेसिकली ग्रुप का गठन किया गया, ठीक है, या फिर एक रिलीजन का गठन किया गया 6th to लेकर 5th सेंचुरी BC के अंतर्गत। ठीक है, उसी को हम बेसिकली बुद्धिज्म कहते हैं। अब जो महात्मा बुद्ध है उनका पहले का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, जो कि शाक्य गण के सरदार के बेटे थे। इसी के साथ साथ गौतम बुद्ध उनका पहले का बाद में उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लग गया। ठीक है, और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा था वो सेकंड अर्बनाइजेशन के अंदर हो रहा था, गंगा और गंगा दोआब के आसपास में। ठीक है, गंगा जो प्लेन है, मैदान है, उसके आसपास में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। मेन ध्यान रखने वाली बात है कि सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। जब महात्मा बुद्ध के द्वारा बोध गया वृक्ष के नीचे, यानी बोध गया के अंदर वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसको गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लग गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो लुम्बिनी है, यानी आज का जो नेपाल है, वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बाद में वो बोध गया गए थे, यानी बिहार गए थे, और यहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के नीचे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बोधि ट्री भी बोला जाता है या फिर वट वृक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, यहीं पर उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही उनका जो मृत्यु है, ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें महापरिनिर्वाण है, वह हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है जो कि बुद्धिज्म से संबंधित है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सारनाथ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो वाराणसी के 10 किलोमीटर के पास में ही उत्तर प्रदेश में सारनाथ है। ये एक स्पेसिफिक पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रियों का साइट है जहाँ पर महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेष देखने को मिलते हैं और यहाँ पर स्तूप और पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र महापरिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, सारनाथ को और भी नामों से जाना जाता है। जो एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके अंतर्गत जो ऋषिपटना है उसको
जो सारनाथ है उसको ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ मृगदावा के नाम से भी सारनाथ को जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मृगदावा सारनाथ को कहा जाता है। यहाँ पर ऋषिपत्न ये भी सारनाथ को बोला जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध से एसोसिएटेड अन्य जो स्ट्रक्चर की या स्तूपा और बाकी चीजों की मॉन्यूमेंट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो धामेक स्तूपा, इसी के अलावा धर्म राज्य का स्तूपा, और इसी के साथ अशोकन पिलर, और इसी के साथ साथ मूलगंध कुटी विहार, ये सभी के सभी हमें कुछ मॉन्यूमेंट नजर आते हैं। इन सभी का जो निर्माण है वो महात्मा बुद्ध नॉट महात्मा बुद्ध अशोक के माध्यम से किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो अशोकन पिलर है 3री शताब्दी बीसी के अंदर उसका निर्माण किया गया था, और यहाँ पर हमें क्या है लोयन कैपिटल देखने को मिलता है। और साथियों ये वही लोयन कैपिटल है जो आप अपने सिक्कों के ऊपर, नोट के ऊपर या फिर किसी भी सरकारी प्रेस के ऊपर नेशनल एम्बलम के रूप में आप यहाँ पर 4 मुंह वाला जो शेर होता है, जो कि 4 मुंह होते हैं वैसे, लेकिन फ्रंट साइड से 3 मुंह शेर के दिखते हैं। तो बेसिकली ये जो लॉयन कैपिटल है वो यहीं से लिया गया है इंडिया का एम्बलम। ठीक है। इसी के साथ साथ धर्म चक्र आपको देखने को मिलेगा जो कि भारतीय तिरंगे के बीच में भी देखने को मिलता है। ठीक है। जो कि अशोक जो चक्र है वो हमें यहाँ पर नजर आता है। तो ये कुछ इस प्रकार के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको सबसे पहले 1799 में देखा गया था जगत सिंह के माध्यम से, एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया था। फिर इसके ऊपर जोनानाथ डंकन जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करते थे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी थे और इंडिया के अंदर फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रूप में भी कंसिडर किया जाते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेडरिक ऑर्टेल जो कि यहाँ पर हमें नजर आते हैं, इनके माध्यम से पहली बार सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में एक्सकवेशन किया गया जो सारनाथ इलाका है उसका। यहाँ से उनको 476 आर्किटेक्चरल जो स्कल्पचर रिमेन है वो प्राप्त होते हैं, यानी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनके कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 41 इंस्क्रिप्शन उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डिटेल में देख चुके हैं कि किस तरह से ये जो पूरा डिस्कवरी है वो इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से बदला है। साथियों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट की कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं। साथियों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के माध्यम से क्या किया है, एक बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप किए जाने की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती, लुम्बिनी और यहाँ पर कपिल वस्तु, इन सभी के आसपास क्या किया जाएगा, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ पर एक बुद्धिस्ट सर्किट का निर्माण किया जा सके और यहाँ पर जो तीर्थ यात्री हैं उनका आवागमन और भी आसानी से हो सके। ठीक है। इसी के साथ साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है और भी बाकी जो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप अटेम्प्ट करने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपना तीसरा आर्टिकल था ये भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो अगला आर्टिकल है आप यहाँ पर देख सकते हो, बात की जा रही है कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म को यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके माध्यम से रिलीज किया गया है। अब ये जो नॉर्म है ये आमतौर पर क्या है, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं यानी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलाने वाला पूरा यूनिट्स हैं उन सभी के ऊपर लगाया जाता है। ये नॉर्म्स इस बिहाफ पर लगाए जाते हैं कि बेसिकली जितने भी कॉरपोरेट हैं जो इस ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर हैं उनको बेसिकली कुछ रेगुलेशंस बताए जाते हैं, कुछ मेथड बताए जाते हैं जिसके अंतर्गत उनको ध्यान रखना होता है कि इन नियमों का पालन किया जाए प्रोडक्शन करते समय और उसके साथ अदर चीज़ों से संबंधित। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स आर फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। ये क्या है, एक प्रकार का फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है जो कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेसिकली मेंटेन करके रखना पड़ता है।
इसके अंतर्गत बेसिकली क्या है, प्रेस्क्राइब किया जाता है कि एवरेज फ्यूल कंजम्पशन है वो कितना होना चाहिए, CO2 का एमिशन है एक कंपनी के माध्यम से कितना होना चाहिए, ये बेसिकली क्या है, लिमिट किया जाता है इसके माध्यम से। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कि व्हीकल बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत कितना कार्बन एमिशन करने की इजाज़त है, या कितना क्या बोलते हैं, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन कितना करने की उनको इजाज़त है, ये बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पर इसके अंतर्गत तय किया जाता है। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार का पहला जो सिस्टम है 2017 से 22 के अंदर लाया गया था। फिर उसके बाद 2022 से लेकर 27 के लिए यहाँ पर एक सिस्टम लेकर आया गया था। लेकिन हाल ही में हम क्या देख रहे हैं कि 2026 में ही, 27 वाला जो साल है वो पूरा होने से पहले ही 2026 में एक और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया, जिसके अंतर्गत जो स्टैंडर्ड है फ्यूल एफिशिएंसी का और कार्बन एमिशन का, ठीक है, उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बेसिकली क्या है, जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन सभी को अपना बेसिकली कार्बन एमिशन है और फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट है उसको अब मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब इसका दूसरे शब्दों में सीधा मतलब ये समझिए कि जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं वो एक सीमित संख्या से ज़्यादा अपनी कारों को नहीं बेच पाएंगी। ठीक है, क्योंकि हर एक कार का एवरेज निकाला जाता है इसके अंतर्गत कि एक गाड़ी इतना प्रदूषण करती है, और इसके बिहाफ पर बेसिकली ये देखेंगे कि अगर ये कंपनी एक साल के अंदर इतना कार बेच रही है तो पर्यावरण के अंदर ये कंपनी इतना ज़्यादा प्रदूषण कर रही है। तो इस बिहाफ पर क्या है, यहाँ पर कैप लगा दिया जाएगा। कैप इन द सेंस कि अगर मान लीजिए एक गाड़ी है वो 2 किलो, यानी एक गाड़ी है, 100 गाड़ी है वो बेसिकली क्या है 1000 यूनिट पोल्यूशन कर रही है। तो ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट ये बोल देगी कि आप 100 गाड़ी से ज़्यादा अपनी कार को नहीं बेच सकते हो। ठीक है, तो ये इसका सीधा सा मतलब है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको क्यों लेकर आया गया है, ताकि आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं, इन सभी को बेसिकली क्या है, प्रमोट किया जा सके। और भी अदर प्रकार के जो लो एमिशन वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये चीज़ लेकर आया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्यूल का कंजम्पशन इंडिया के अंदर कम किया जा सके, जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो इंडिया के अंदर कम किया जा सके, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हम करते हैं उसको कम कर सके, और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको बढ़ावा दे सके, और क्लीन मोबिलिटी हो सके, बेसिकली क्या है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, और इससे क्या है, इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है एनर्जी की फील्ड में वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्लाइमेट को बचाते हुए नजर आएंगे, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेगा, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, और यहाँ पर इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि नेट जीरो एमिशन है उसको बढ़ावा मिलेगा, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत टारगेट ले रखा है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा हमें देखने को मिलेगा। ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जो कि क्या है, इस चीज़ को यानी इंडिया के अंदर कार्बन एमिशन को, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो व्हीकल्स हैं उनसे संबंधित कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि फेम स्कीम, PM ड्राइव स्कीम, PLI स्कीम, और इसी के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। साथियों, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ही आपने अभी हाल फिलहाल में देखा कि भारत के माध्यम से क्या किया गया है, नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की गई है, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी और बाकी चीज़ें, इथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसके ऊपर लगातार यहाँ पर घमासान मचा हुआ है पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन। साथियों, यूरोप के अंदर भी इस प्रकार की पॉलिसी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। USA के अंदर भी इस प्रकार की पॉलिसी हमें नज़र आती है, और जापान के अंदर भी इस प्रकार की पॉलिसी हमें पहले से ही नज़र आती है।
ठीक है, तो ये हमने जो चीज़ें हैं उनको पहले से ही डिटेल में यहाँ पर अच्छे से देख लिया है। आप यहाँ पर जो हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। ठीक है, तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके फीडबैक के माध्यम से और भी यहाँ पर जो पूरी वीडियो है उसको और ज़्यादा इनरिच कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला आर्टिकल है वो बेसिकली फोर्स लेबर के ऊपर यहाँ पर बात कर रहा है। अभी अभी हुआ क्या कि जो यूएसए की गवर्नमेंट है यानी अमेरिका के माध्यम से क्या किया गया, हर एक देश के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया गया। किन के ऊपर लगाया गया? उन कंट्रीज के ऊपर जो कि क्या है, फोर्स लेबर के माध्यम से चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, और इसके अंतर्गत इंडिया भी इंक्लूड यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से हमारे लिए ये क्या है, काफ़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बेसिकली उन वस्तुओं पर लगाया गया है जो कि फोर्ज लेबर के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अमेरिका की तरफ से ये कहना है कि हम बेसिकली लेबर जो राइट्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पे उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जो हम बेसिकली क्या है, फोर्स लेबर जो कंपल्सरी लेबर है उसको हम क्या है, बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। और एक प्रकार से एथिकल और ट्रांसपेरेंट जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने के लिए हम बेसिकली ये कदम लेकर आए गए हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका का ये कहना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये फोर्स लेबर आखिरकार होता क्या है और अलग अलग लेवल पे इसके क्या क्या डेफिनेशन है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ की, तो फोर्स लेबर बेसिकली या फिर कंपल्सरी जो लेबर है वो ऐसे सभी वर्कों को सिग्निफाई करता है जिसके अंतर्गत जो पर्सन है यानी व्यक्ति है वो बेसिकली क्या है, किसी पेनल्टी की वजह से क्या कर रहा है, या फिर किसी धमकी की वजह से या फिर भय की वजह से, थ्रेट की वजह से जबरदस्ती काम कर रहा है किसी के खेत में या किसी के फर्म के अंदर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जैसे कि कोई डेप्ट बॉन्डेज है यानी किसी ने किसी से कर्जा लिया और वो कर्जा चुका नहीं पाया तो उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। दूसरा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से, और स्टेट इम्पोज्ड फोर्स लेबर के माध्यम से, और फोर्स्ड प्रिजन लेबर के माध्यम से, चाइल्ड फोर्स लेबर के माध्यम से। ये बेसिकली कुछ कैटेगरी है जो कि आईएलओ के माध्यम से यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि इन सभी चीज़ों को हम फोर्स लेबर के अंतर्गत यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आप चीज़ों को देख सकते हो, जैसे कि फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930 हुआ था, उसका यहाँ पर क्या बोलते हैं, कन्वेंशन नंबर 29 है, वो ये बात करता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर उसको बेसिकली क्या है, हमें एलिमिनेट करना चाहिए। इसी के साथ साथ कन्वेंशन नंबर 105 जो कि एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 1957, वो बात करता है कि पॉलिटिकल कोहेजन, पनिशमेंट, डिस्क्रिमिनलाइजेशन और इसी के साथ लेबर डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम जो फोर्स लेबर है उसको प्रोहिबिट कर पाएँ यानी उसको रोक पाएँ। इसी के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 8 है, ठीक है, वो भी 8 और 7 इन दोनों को भी यहाँ पर क्या है, प्रमोट करता हुआ नजर आता है। ये बेसिकली आईएलओ और इंटरनेशनल लेवल पे हमें जो कदम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो जो टैरिफ एक्ट 1930 अमेरिका का है, उसके सेक्शन 307 के अंतर्गत ये अमेरिका ने कदम उठाया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 2021 का यहाँ पर यूएफएलपीए एक्ट हमें नज़र आता है, उसके अंतर्गत अमेरिका ने ये बेसिकली कदम उठाया है, और आप यहाँ पर बाकी चीज़ों को देख सकते हो। अब बात करते हैं इंडिया की पोजीशन आखिरकार इस पूरे के पूरे सिनेरियो में क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया के अंदर ऑफिशियल तौर पर आप सभी जानते हो, ऑफिशियल तौर पर तो कहीं भी यहाँ पर क्या है, आज के समय में बॉन्डेज लेबर या फिर क्या बोलते हैं फोर्स लेबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पर
इंडिया के ऊपर बार बार आरोप लगते हैं अमेरिका के अलावा और भी अदर कंट्रीज के माध्यम से कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर आज भी 2026 में भी बेसिकली क्या है, फोर्स लेबर का बड़े पैमाने पर यूज होता है। ठीक है, आप कभी ईंटों की बहुत भट्टियों पर जाइएगा दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर, उसमें काम करने वाले ज्यादातर जो लोग हैं उनकी सैलरी एक बार अनऑफिशियल रूप में पूछिएगा। ऑफिशियल तौर पर तो कागजों के अंदर आपको बहुत बढ़ी चढ़ी देखने को मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में आप वहां पर देखेंगे 5,000 6,000, ज्यादा से ज्यादा 7 8, 8 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, इतनी सैलरी होती है। यानी इतने कम दाम पर लोगों से एक तरह से बंधुआ मजदूरी टाइप में करवाया जाता है। ठीक है, 8 मैंने लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बोल दिया है। ठीक है, अगर हम कागजों की बात ना करें तो, ठीक है, एक्चुअल सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर ये चीजें हमें इंडिया के अंदर सिनेरियो नजर आता है। तो हालांकि इंडिया के पास बहुत सारे लेबर कोड है, डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रिफॉर्म्स है, लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी हम सभी को पता है कि इंडिया के अंदर लॉ का कितना ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है। हालांकि यही रीजन है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, एक प्रकार से इफेक्ट होता हुआ नजर आता है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ इंडिया मना करता है कि इंडिया के अंदर इस प्रकार की सिचुएशन नहीं है, वहीं पर अमेरिका अपनी अलग अलग रिपोर्ट के माध्यम से इंडिया को बताता रहता है कि आप यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इंडिया के अंदर फोर्स लेबर है। यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार से इन सब चीजों की वजह से इंडिया और अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी क्या है, इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो हमें नजर आता है कि हम बेसिकली क्या है, इंडिया बेसिकली फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी और भी अन्य प्रकार के टेक्नोलॉजिकल जो सर्विसेज है वो इंडिया अमेरिका को प्रोवाइड कराता है। वहीं पर अमेरिका से हम क्रूड ऑयल, एलएनजी, डिफेंस इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मशीनरी जो होती है वो बड़े पैमाने पर खरीद कर लाते हैं। अब सिग्निफिकेंट क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया को क्या है, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, सिर्फ अमेरिका के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। जो सप्लाई चेन है उसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर प्रमोट करना चाहिए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहिए यूएस के अलावा और भी अदर कंट्रीज के माध्यम से। और यहाँ पर जो लेबर स्टैंडर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इंडिया के अंदर आप अपना जो लेबर का स्टैंडर्ड है पहले वो बढ़ाओ। ठीक है, और ये बहुत बड़ी कमी यहाँ पर हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों, ये जो कमियां हैं, इन सभी कमियों को हम दूर करके क्या कर सकते हैं, इंडिया को एक वर्ल्ड लेवल का जो मार्केट है उसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं। साथियों, अभी जो हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर जरूर आप यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपने यहाँ पर जो कमेंट है उसमें यहाँ पर जो आंसर्स हैं वो बेसिकली कर दिए होंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज का जितना भी आर्टिकल था वो हमने डिटेल में कवर कर लिया। साथियों, लास्ट में जाते जाते आपके लिए इंफॉर्मेशन, यहाँ पर क्या है, करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। मंथली मैगजीन पूरे साल भर का आपको मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो D2D प्रोग्राम के अंतर्गत यानी दिसंबर 2025 से दिसंबर 2026 तक का संपूर्ण करंट अफेयर आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो जिसको 2026 के प्रीलिम्स को टारगेट करके बनाया जा रहा है। इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की मैगजीन है वह देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए 499 वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर का, इसको आप यहाँ पर ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो ग्रुप से जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।